6 दिसंबर का दिन बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिन है। 61 साल पहले उनका परिनिर्वाण हुआ था। आज देश में जो हालात हैं, जो संवैधानिक अधिकार उन्होंने महिलाओं के लिए खासकर बनाए थे, चाहे वो हिंदू कोड बिल की बात हो या लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बात हो, मैटरनिटी लीव के बारे में बात हो, ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर आज भारत किस तरह से आगे बढ़ा है और किस तरह से और सुधार की गुंजाइश है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर विमल थोराट हैं, जो लगातार लंबे समय से दलित महिलाओं पर काम करती रही हैं। तो ये जानना बहुत लाजमी हो जाएगा कि जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए, जिस तरह से वो महिला इक्वालिटी, महिला अधिकार की बात करते थे, महिलाओं के लिए बराबर हक की बात करते थे, उसमें देश के रूप में आप कहाँ तक पहुँचे हैं और उसका क्या फ़लसफ़ा है और कितने काम करने की ज़रूरत है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब तक जो महिलाओं की स्थिति है और खासकर जो दलित महिलाओं की स्थिति है, उसमें कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? शंभू जी, बदलाव तो बहुत है, अच्छा भी कहा जा सकता है। लेकिन जो बाबा साहब को अभिप्रेत था कि जितनी प्रगति इस समाज की होनी चाहिए थी, महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसके कई कारण हमें अपने समाज में ही मौजूद हैं, जिसे बड़ी शिद्दत से बाबा साहब ने उसे ख़त्म करने की, उन रीति रूढ़ियों के खिलाफ आंदोलन करके, दलित मुक्ति आंदोलन के द्वारा और मनुस्मृति का दहन करके एक बहुत बड़ी क्रांति की दिशा की तरफ कदम उठाया था। और मनुस्मृति का दहन इसलिए बहुत लाजमी था उस संदर्भ में कि बाबा साहब ने ये कैसे सोचकर किया कि ये जिसमें महिलाओं के और शूद्रों के तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं, ये ऐसा ग्रंथ है जिसने तमाम अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें लगभग गुलामी में जकड़ रखा। और इस गुलाम सदृश जो व्यवस्था है, इसका मूल जो है वो मनुस्मृति। तो बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के दहन के द्वारा एक बहुत बड़ी चेतना का प्रसार किया और ख़ास करके महिलाओं के बीच में, दलित महिलाओं के बीच में और सभी महिलाओं के बीच में एक चेतना का वहाँ पर एक प्रस्फुटन होता है। जब महिलाओं की स्थिति की बात होती है तो वो जाति आधारित महिलाएं शोषित हैं, और अगर अपर कास्ट महिलाओं की बात करें तो वो भी घर में शोषित हैं। बाबा साहब ने महिला हक के लिए बात किया, हिंदू कोड बिल लाते हैं। तो क्या लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो उन्होंने कोई ढिलाई बरती है या महिलाओं ने ही भी उस तरह से जो परखड़ तरीके से अपनी मांग को लेकर उनको आगे आना चाहिए था? किस तरह की कोई कमी दिख रही है आपको? या तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है या उसको लेकर जो एक लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की थोड़ी सी ढिलाई रही है? दरअसल जो यहाँ की सामाजिक संरचना है और उसमें जो मूल्य बहुत समय से, बहुत हज़ारों वर्षों से जिसे बहुत मजबूती से यहाँ पर स्वीकार किया गया है, उन मूल्यों को तोड़ना यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल एक काम है, क्योंकि एक तो पितृसत्ता उन्हें वहाँ उस तरह की स्वतंत्रता नहीं देती है। अगर वो मूल्य अगर टूट जाते हैं तो पितृसत्ता का जो वर्चस्व है वो अपने आप टूट जाएगा, जाति व्यवस्था का वर्चस्व अपने आप टूट जाएगा। और दलित महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वीकार जो किया है इस संदेश को या इस चेतना को, तो वो दलित महिलाओं के भीतर दिखाई देता है। और उन्होंने इसे अस्वीकार करके जो मनुस्मृति की संपूर्ण जो व्यवस्था है, या वर्ण व्यवस्था, या जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, इन तीनों को अस्वीकार करके अपनी प्रगति का, अपने विकास का एक मार्ग चुना है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा उस राह पर ले जाता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनी थी और दिखाई थी और सोचा था कि इस मार्ग पर चलने से दलित महिलाओं का या संपूर्ण भारतीय महिलाओं का विकास हो सकता है। आप देश भर में घूमती हैं, आपने दुनिया देखा है करीब से। अगर आप कंपेयर करें महिलाओं के अपनी लड़ाई की, तो क्या लगता है कि जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और अगर अपर कास्ट की महिलाओं की बात करें तो
क्या वजह है कि वो सबसे पहले संपन्नता है उनके अंदर, आधुनिक शिक्षा है सावित्रीबाई की वजह से या बाबा साहब की वजह से, उसके बाद भी ऐसी क्या वजह आपको लग रहा है कि वो, चाहे वो धार्मिक कर्मकांड का मामला हो या कास्टिज्म का मामला हो, उसको वो अपने समाज के पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसको आगे बढ़ाने में वो मदद करती हैं, जबकि उसी वजह से उनका शोषण होता है? इसकी वजह, इसकी पीछे की वजह आप क्या देखती हैं? शंभू जी, इसकी वजह कई वजह हैं, उसमें से महत्वपूर्ण वजह है ये है कि शिक्षा का अभाव। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएगी तो कम से कम उस तरह से एक, लेकिन अपर कास्ट महिलाएं तो शिक्षित है मैम, फिर वो क्यों नहीं इस समाज को समझ रही हैं? हाँ, लेकिन धर्म का प्रभाव, शिक्षा केवल एक वैचारिक लेवल तक आपको पहुंचाती है, लेकिन जो धर्म के प्रभाव है, जो कि वो उसमें निश्चित तौर पर, और ख़ास करके भारत में ऐसे उन धर्मों में इस तरह से प्रावधान है कि महिलाओं के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है। किसी भी धर्म को उठाकर देखिए आप, केवल बुद्ध धर्म ही ऐसा है जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, और बराबर का अधिकार दिया ही नहीं गया बल्कि उसकी पूरी कोशिश की गई कि ये महिलाओं को स्वतंत्रता, न्याय और समता का अधिकार दे सके। तो और हम देखें कि हिंदू धर्म में खास करके और इस्लाम में भी कुछ हद तक महिलाओं को समता का अधिकार अभी तक नहीं मिला है, जबकि हमारा संविधान उन्हें बराबरी का अधिकार प्रदान करता है। तो महिलाओं को खुद से, अपने से ये तय करना होगा कि हमें अधिकार अगर चाहिए तो हमें चुनना क्या है। वो पुरातन परंपराओं को अगर निभाना है तो वो दिन कभी नहीं आएगा जिसकी कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है। और महिलाओं को अपने तहत ये सोचना होगा कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना होगा। अगर वो पुरानी परंपराओं का अभी तक स्वीकार नहीं करती है, उन्हें नकारती नहीं है, उन्हें तोड़ती नहीं है, तो प्रगति के जितने भी रास्ते हैं वो उसके लिए वो बाधक ही रहेंगे। और ख़ास करके आप देखेंगे कि हिंदू शिक्षित महिलाएं भी डॉक्टर बाबा साहब के इस विचार से अभी भी बहुत सहमति नहीं दिखाती है। सावित्रीबाई फुले, जो कि 18वीं शताब्दी में महिलाओं की पहली पाठशाला खोलती है, पहली भारत की शिक्षिका है, आज यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रदेश है या बहुत ऐसी महिलाएं हैं, प्रदेशों की महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाओं की बात कर रहे हैं हम जो कम शिक्षित महिलाएं हैं उनकी बात नहीं कह रहे हैं, वो सावित्रीबाई फुले के से परिचित नहीं है। अगर सावित्रीबाई फुले पर कोई कार्यक्रम किया जाता है, खास करके दलित महिला संगठनों की तरफ से ये प्रयास बहुत होते हैं, और हर साल सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन और उनका स्मृति दिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति नगण्य होती है। तो ये अगर ये जो जाति के आधार पर इतने बड़े जो भारत के जो को नेतृत्व देने वाली जो शख्सियत है, जो आइकन्स है, अगर उनका स्वीकार नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि प्रगति कर राह में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो महिलाओं को लेकर जब बात होती है तो खासकर वो जो यूनिवर्सिटीज़ पहुंच रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में महिलाएं जा रही है, तो क्या उनमें भी बदलाव की आपको कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कास्ट की वजह से? क्योंकि जो उनके कास्ट के जो वर्जनाएं हैं वो उन्हें जकड़े हुए हैं, और वो उनको याद नहीं करना चाह रहे जिन्होंने उनको सामाजिक, आर्थिक और सबसे बड़ा मानवीय अधिकार देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, पूरा संघर्ष किया। एक कानून मंत्री के तौर पर वो इस्तीफ़ा देते हैं। क्या इससे वो अभी भी अलग थलग महसूस करती हैं अपने आप को? एक बहुत देखिए, हिंदू कोड बिल बाबा साहब किसके लिए लाए थे? भारत की सभी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को विशेष करके ये अधिकार मिले। वो अधिकार जो उन्हें मनुस्मृति के द्वारा नकारे गए थे, जो कि समाज ने उसे ग्राह्य मानकर उसका ही पालन किया। तो बाबा साहब का ये एक कानून लाना चाहते थे, एक्ट बनाना चाहते थे जो हिंदू कोड बिल के रूप में, जिससे कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलने वाली थी। उन्हें जो द्विभार्या का कानून था उस समय, आदमी को 2 शादियां करने का अधिकार था, वो आदमी का वो अधिकार छीन जाने वाला था, ताकि महिलाओं को
एक पत्नी होने का जो अधिकार मिलना है वो मिलता, और उन्हें गोद लेने का, बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलता, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता। तमाम ये ऐसे अधिकार थे जो तब तक नहीं, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन हुआ क्या, जब हिंदू कोड बिल आने की संभावना बनने लगी थी और उसका प्रारूप रखा गया था, तो न केवल संसद के भीतर, संसद के बाहर महिलाओं ने उसका विरोध किया, खास करके ब्राह्मण महिलाओं ने उसका विरोध किया, और ये कहने लगे कि उन्होंने ये कहा कि हमारे परिवार टूट जाएंगे। मतलब महिलाओं को अधिकार के प्रति इतना लगाव नहीं था जितना कि पितृसत्ता ने उनके ऊपर जो थोप कर जो व्यवस्था उन पर थोपी है और उनके अधिकार छीने हैं, जो वहाँ पर पितृसत्ता कभी अधिकार नहीं देती है, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार बिल्कुल नहीं देती है। तब भी उन्होंने बाबा साहब के विरोध के लिए, केवल बाबा साहब ये ला रहे हैं कानून, और बाबा साहब एक दलित थे, तो इस हद तक जाति व्यवस्था हमारे यहाँ अपने अधिकारों को भी ख़त्म करने की एक तरह की एक परंपरा का निर्वाह करती है। तो महिलाओं ने उस समय खून से लिखे हुए 100 पत्र भेजे थे, अपने खून में से लिखे हुए। आप समझ सकते हैं कि ये जो विरोध है, ये बाबा साहब का विरोध है, और वो जाति व्यवस्था के तहत किया गया विरोध है। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि अगर ये तब ये एक्सेप्ट किया गया होता महिलाओं के द्वारा, तमाम महिलाओं के द्वारा, तो आज ये जो स्थिति बन रही है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए और बद से बदतर होने वाला है। दिखाई दे रहे हैं लक्षण, तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और जब जब ऐसी सत्ताएं आती हैं जो धर्म को अपना आधार बनाकर आती है, और धर्म उसका पूरा कंट्रोल धर्म के हाथ में होता है, तब स्त्रियों का जो मिले हुए जो संवैधानिक अधिकार भी छीनने की बहुत बड़ी कोशिश की जाती है, और महिलाएं उस पर चुप्पी साधे रहती। अब ये और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। जो नारी मुक्ति आंदोलन में जो महिलाएं शामिल है, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से आज भी वो परिचित नहीं होना चाहती है। अब ये क्या वजह है, वही जाने। हमने कोशिश की उन्हें कई बार बताने की कि अगर वो अधिकार हमें नहीं होते, या संविधान में अगर ये इसके प्रावधान नहीं होते, तो हम गुलामों की उस स्थिति से कभी भी उबर नहीं सकते थे। ये वो भी जानती है, लेकिन स्वीकार करने के लिए अभी भी मन नहीं बना है। ये एक बहुत बड़ी, इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य माने, या और भी इसका कहीं कहाँ पर उसका काट है, ये हमें नहीं पता। लेकिन महिलाओं को अगर संविधान के अधिकार वास्तविकता में व्यवहार में लाने हैं, और व्यवहार में के रूप में देखना है, तो मुझे लगता है कि सिवाय बाबा साहब के दर्शन को अपनाए बिना उन्हें ये कभी भी मिलने की गुंजाइश नज़र नहीं आती। एक आखिरी सवाल मैम, कि जिस तरह से बहुजन समाज की महिलाएं कॉलेज पहुंच रही हैं, स्कूल पहुंच रही हैं, उनकी सामाजिक उत्थान हुआ, उसके बाद उनका क्या दृष्टिकोण है? जो बाबा साहब जो इतने विजनरी थे, जिन्होंने उस समय में जब महिला अधिकार पर कोई बात नहीं होती थी, वो एक संवैधानिक अधिकार देते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो बहुजन महिलाओं में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो, और वो उन्हें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए वो उन्हें कितना सशक्त बना रहा है? हाँ, धीरे धीरे उनमें भी चेतना जग रही है, और वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग होती जा रही है। खास करके बीएसपी के आने के बाद, बीएसपी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जितनी भी महिला वर्ग जुड़ा है, उनमें ज़रूर ये परिवर्तन दिखाई देता है। और अभी का एक उदाहरण आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में सब पहली बार ओबीसी महिलाओं ने मनुस्मृति का दहन किया है। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी चेतना का एक पुट उसमें दिखाई देता है कि इतने सालों के बाद ही सही 1927 में मनुस्मृति का दहन किया गया था, और वहीं से दलित मुक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। महाड़ के चौधार तालाब का 25 दिसंबर को महाड़ के तालाब पर सत्याग्रह हुआ था, और उसके बाद 2 दिन के बाद मनुस्मृति दहन किया गया था महाड़ में ही। और इतने वर्षों के बाद ओबीसी महिलाएं
ये कदम उठाती हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है वो चेतना कहीं ना कहीं उनके भीतर जग रही है, इसका ये बहुत बड़ा संकेत है। और इसे हम बहुत एक 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 प्रगति बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ कदम नजर आ रहा है। अगर आप बाबा साहब को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया या आपके देश को एक डेमोक्रेटिक संविधान दिया, एक संवैधानिक अधिकार दिए, लोकतंत्र दिया, उससे आगे कहीं थे वो महिलाओं के अधिकार की बात करे तो उनका कहना था कि हम किसी देश की तरक्की इस बात से नापते हैं कि उस देश में महिलाओं की तरक्की कितनी है। और उस लिहाज से देखें तो वो समय था जब महिला अधिकार की बात करना तलवार की नोक पे, धार पे चलने के बराबर होता था। उस समय में तमाम तरह के विरोध झेल के, लाखों विरोध झेल के, पहले कानून मंत्री के रूप में वो हिंदू कोड बिल लाते हैं, उसके बाद इस्तीफा भी देते हैं क्योंकि उसको पास नहीं कराया जाता है। उसके बाद मैटरनिटी लीव की बात हो, महिलाओं के शिक्षा की बात हो, तमाम तरह के उन्होंने प्रावधान किए। इससे आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने बड़े विजनरी थे, वो दुनिया के कितने बड़े मानवतावादी थे, वो समानता के कितने पक्षधर थे, और किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव हो या जातीय भेदभाव हो, उसके कितने खिलाफ थे। और आज उसी का नतीजा है कि आपके देश, आपके समाज में, आपके देश में महिलाएं तरक्की कर रही हैं। और जो भी बदलाव हुआ है, जो भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उसकी पूरी की पूरी जो अवधारणा है, पूरी की पूरी जो समझ है, सोच है, वो बाबा साहब की वजह से इस देश में आया है। तो इस लिहाज से भी देखें तो बाबा साहब एक ऐसे मानवतावादी थे, एक ऐसे नेता थे जिन्हें समाज में सिर्फ बराबरी के लिए नहीं बल्कि तमाम तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। और जब तक इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बाबा साहब जब तक गैर बराबरी है तब तक आपको उनको याद करना पड़ेगा, ताकि हर बार आप जब भी लड़ने जाएं तो बाबा साहब का नाम, उनकी सोच, उनकी समझ को आप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।